बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ख़बर है बड़ी अफसोसनाक है, और ये ख़बर आती है जी लाहौर से। मेरी कई जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, और जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक दो लाहौर में जो हर चीज़ की खबर रखते हैं उनसे भी बात हुई है। कुछ खबर रिपोर्ट हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादातर शेयर कर देता हूँ। ये दो गैर मुल्की ख़वातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती का मामला है कि उन्हें ना सिर्फ ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का, बल्कि उन्हें अगवा भी किया गया और फिर उनसे पैसे भी मांगे गए। यानी जिसको अगवा बराए तावान आप कहते हैं कि तावान भी वसूल किया गया कि हमें इनसे पैसे चाहिए। अब ये अलग अलग तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। पहले तो मैंने जो FIR पढ़ी वो इंतहाई खौफनाक है, बहुत ही तकलीफ दे है। ये गैर मुल्की ख़वातीन कौन है? अगर मैं एक सीक्वेंस के साथ आऊँ तो कहानी असल में ये है कि रज़ा डार नाम का एक शख्स है। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नवासा है, उनकी बेटी का बेटा है। जबकि मरीम नवाज़ का, नवाज शरीफ का सबका ही रिश्तेदार है ये, क्योंकि ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। और मरीम नवाज़ की कैबिनेट के अंदर भी इसका एक मामू जो है वो मिनिस्टर है। और यानी इस किस्म की रिश्तेदारी है तो फिर आप समझ सकते हैं ये कितने ताकतवर लोग होते हैं। शरीफ खानदान जब आता है तो पूरा जत्था ही लेकर आता है। यानी ये अकेला डार नहीं है, ये पूरी डार है, बहुत सारे डार हैं इसके अंदर। तो ये रज़ा डार जो है ये ख़वातीन के साथ कारोबार करता था, और इसकी मुलाकातें भी पहले ख़वातीन के साथ हुई थी। इनमें से ख़ास तौर पे एक ख़ातून जिनका ताल्लुक जो है वो हॉलैंड से है, तो वो जो ख़ातून है उनके साथ इसका कोई ताल्लुक भी था, और इनके साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। कुछ मामला पे इनके बीच में छोटे मोटे कारोबारी इख्तलाफात चल रहे थे। तो रज़ा डार ने, जो इसहाक डार का नवासा है, उसने वीज़े अरेंज किए दो ख़वातीन के लिए, क्योंकि इसको पाकिस्तान बुलवाया गया और साथ ये कहा गया ख़ातून को कि उसने कहा जी मैं अपनी एक सहेली को भी लेकर आना चाहती हूँ। वेनेज़ुएला से एक और ख़ातून थी, तो उसको भी उसने साथ ले लिया। तो ये दो ख़वातीन हैं, इनका वीज़ा अरेंज किया गया और इनके टिकट अरेंज किए गए। रज़ा डार ने और उसके बॉस ने, इन्होंने मिलकर ये किया, और फिर इन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लगवा कर रिसीव किया गया। इनके अपने गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, इनका प्रोटोकॉल वहाँ पे मौजूद था। तो बड़े शानदार तरीके से इन ख़वातीन को लाया गया, फिर इनको घुमाया फिराया भी गया इस्लामाबाद, पिंडी शंडी, इधर उधर। तो ये ख़वातीन को शुरू में आइडिया था कि शायद ठीक है, मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लेन देन के तनाज़े पर जो अब तक बात समझ आई है, इन्होंने अगवा कर लिया उन ख़वातीन को और ले जाके उनको हब्से बेजा में रख लिया। उन्हें यरगमाल बना लिया लाहौर के एक घर में, DHA में। और ना सिर्फ उन्हें यरगमाल बना लिया बल्कि वहाँ पे और बंदे भी ले आए, और उन ख़वातीन के साथ जो है वो जबरी ज़्यादती करवाई गई, जिनमें से एक खातून के साथ 3 अफराद ने जबरी तौर पे ज़्यादती की, ज़ख्मी भी किया, और बहुत नाजेबा, बहुत ही घटिया है वो FIR। अगर आप पढ़ें तो यानी मैं वो पढ़ के सुना भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता, वो इतनी घटिया FIR है। अब वो क्योंकि यूरोप से और लैटिन अमेरिका से आई हुई ख़वातीन हैं, तो उनके लिए ना बोलना और लिखना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ खुल के लिख दिया कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और किस तरह इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो खुल कर लिख दी है। उनके मुआशरे के अंदर वो पूरा क्राइम खुलकर ऐसे ही बयान कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो थोड़ा लगी लिपटी के साथ बात करते हैं, बात को छुपाते भी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सारा कुछ ही बताया। और उसके बाद जनाब वो ख़वातीन को कहा गया कि आप $15 लाख वो मंगवाएं और हमें दें। अब ये एक तरह का तावान है कि ख़वातीन वहाँ पे हफ्ज़े बेजा में हैं, उनके साथ जिनसी जबरी तौर पे ज़्यादती हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, जो तुम्हारे जिस्म के आज़ा हैं अंदर से, वो निकाल के हम बेच देंगे, हम पैसा पूरा कर लेंगे। और धमकाया भी बहुत गया ख़वातीन को। उन्होंने सारा कुछ बताया उस FIR के, तो बड़ी खौफनाक FIR है। फिर जनाब उनके वालदैन से रब्ता करवाया गया ख़वातीन का कि $15 लाख का अरेंजमेंट किया जाए, $1.5 मिलियन, और वो दिया जाए रज़ा डार को और इसके बॉस को, इन लोगों को। अब ये जो खातून के वालदैन है उन्होंने रब्ता किया, फिर एम्बेसी के साथ रब्ता किया गया। अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं की। ये बाद में मरीम नवाज ने और उनके लोगों ने ड्रामा कर दिया जी, 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर ली, बाजियाब करवा लिया, बंदे पकड़ लिए। ये सब झूठ है। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब एम्बेसी इन्वॉल्व होती है तो फिर एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं, और वो हर तरफ जहाँ जहाँ उनका हाथ पड़ता है, एम्बेसी ने फिर आगाह किया। उनके अपने चैनल्स होते हैं बाकायदा, तो वहाँ जब उन्होंने बताया तो फौरी तौर पे
सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर पंजाब हुकूमत को डंडा आया, फौरी तौर पे पुलिस ने जाके बाजियाबी करवाई, खवातीन को बाजियाब करवाया गया वहां से और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो रजा डार है, ये जो इसहाक डार का नवासा है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, ये पकड़ा गया और बाकी मुलजिमान भी पकड़े गए हैं और खवातीन बरामद हो चुकी हैं, उनका मेडिकल करवाया जा चुका है और मेडिकल करवाने के बाद उन्हें जुम्मे वाले दिन यानी आज के दिन वापस उनके मुल्क में रवाना कर दिया जाएगा। और मामला जो है वो कारोबारी था, क्योंकि देखे ना, इसहाक डार का खानदान पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है, इसके बेटे भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसहाक डार भी बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, नवाज शरीफ भी करता है, नवाज शरीफ के बेटे भी करते हैं, सारा खानदान पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करता है। हालांकि जाके पाकिस्तानियों को ये कहता है इसहाक डार के आप मुहिब वतन होने का सबूत दें और अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं, लेकिन उसका नवासा पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो इसहाक डार के नवासे ने पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का एक नया तरीका ढूंढा कि औरतों को लेकर आओ, उन्हें अगवा करो, फिर उनका तावान मंगवाओ, तो ये एक तरह की सरमायाकारी है, इस तरह अब ये डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे। शर्म भी नहीं आती इन्हें, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अपने इख्तियारात का हमेशा नाजायज इस्तेमाल करते चले आए, हमेशा किया है इन्होंने। मैं खबरें लाकर देता था एक दौर में इनके बारे में, बहुत सारी इस खानदान के बारे में, लेकिन मीडिया छापता ही नहीं था। यानी मुझे बाकायदा लिख कर दे दिया जाता था इदारे की जानिब से कि नॉट रिक्वायर्ड, कि ये खबर हम छाप ही नहीं सकते। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था तो खबरें चलती नहीं थी। तो माफिया की तरह ये खानदान डील करता है। बहरहाल वो खवातीन आज वापस चली जाएंगी, उनका मेडिकल भी हो गया, सारे सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए गए। लेकिन कुछ सीनियर पुलिस एहलकारों से जब बात हुई, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स की, तो उनको अंदाजा हुआ कि बहुत दबाव है। जो मुलजिम है उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखा गया है और वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल उसे दिया जा रहा है, उसे हर तरह की सहूलत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2-4-5 दिन की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा, तुम घर चले जाओगे। जज आसिफ का बेटा 2 खवातीन को सड़क पे कत्ल करके घर चला गया, तो ये भी घर चले जाएंगे, इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को अभी तक मैनेज किया जा रहा है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। मैं एक सवाल करना चाह रहा था चट्टा साहब से, जो सीटीडी को हेड करते हैं, जो बहुत सारे पुलिस मुकाबले करती है पंजाब में, जिन पे बहुत शोर मचा हुआ है कि ये जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। तो चट्टा साहब बताएं ना, इनमें से आप किसको हाफ फ्राई करेंगे और किसको फुल फ्राई करेंगे? जब आप पकड़ते हैं किसी आदि मुजरिम को या किसी भी बंदे को जो अपने इख्तियारात का और ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप मावरा अदालत कत्ल कर देते हैं। अब आपने एक बड़े खानदान का बंदा पकड़ा है, एक बंदा तो पकड़ा भी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में मालूमात आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी, वो कौन है जो बॉस है। लेकिन इसहाक डार का नवासा पकड़ा है, तो मुझे ये बताएं कि आप इसको हाफ फ्राई करेंगे या फुल फ्राई करेंगे, या फिर आप इसके नेफे में पिस्तौल चलाएंगे, करेंगे क्या आप? इसहाक डार साहब को फौरी तौर पे इस मामले को देखते हुए या तो इनको आग करें, अपने आप से अलग करें, ऐलान ला ताल्लुकी करें इस खानदान के साथ, या फिर इसहाक डार साहब जो है वो फिर रिजाइन करें। और जो इस बच्चे का मामू है, जो इसहाक डार का बेटा है, उसको भी पंजाब के अंदर मिनिस्टर लगाया हुआ है। तो इस खानदान की तो जब भी नवाज शरीफ आता है हमेशा मौजें ही लगी रहती हैं। तो सीटीडी का भी इम्तिहान है। ये तो कोई ना मेडिकल करवाते हैं, ना डीएनए करवाते हैं, ना कोई और चीज़ करवाते हैं, टक करके बंदा पार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अमीर ज़्यादा पकड़े गए हैं तो अभी तक कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी नाजरीन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं। अब जरा ये फैसला उन्होंने जो किया, उसकी वजूहात उन्होंने बताई, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ हम खड़े, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की उमंगों, हक़ खुद इरादियत और जमहूरी हकूक़ के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हुए मौजूदा हालात में इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला करती है हमारी जमात। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और उसूली मौक़िफ़ है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावला कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। हकूमती ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पंजाब से आज़ाद कश्मीर को अशिया खुर्दोनोश, जो खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं, उनकी तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे हालात में कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय उनके मसाइल का फौरी और मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि मौजूदा इक़दाम आज़ाद जम्मू और कश्मीर की आइनी, जमहूरी और सियासी शनाख्त को मजरू कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो आज़ाद कश्मीर
और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दरमियान मौजूद बुनियादी फर्क को मिटाने का बायस बन रहा है। यह तर्ज अमल पाकिस्तान की तारीखी कश्मीर पॉलिसी के लिए भी नुकसानदेह है। जब कश्मीरी अवाम खुद एहतजाज पर हों, इनकी नुमाइंदा आवाज़ों को दबाया जा रहा हो, सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हों, क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा हो, मीडिया पर कदगने हों और इजहार राय की आज़ादी महदूद कर दी गई हो, तो ऐसे माहौल में इंतखाबी अमल अपनी साख और मानियत खो देता है। यानी कोई मानी नहीं है इस इलेक्शन को करवाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरी अवाम की आवाज को नजरअंदाज करके इक्तदार की सियासत नहीं करेगी। हमारी अव्वलीन तरजीह कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक और उनके जमहूरी मुतालबात और इंसाफ पर मबनी सियासी अमल की हमायत है। बहरहाल हम इंतखाबात नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लंबा चौड़ा और भी स्टेटमेंट है, बड़ा डिटेल के अंदर उन्होंने बताया। देखिए, जो तहरीक इंसाफ का फैसला है उसको एक तबका बहुत ज्यादा सराह रहा है। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, और एक तबका कह रहा है कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लोग कह रहे हैं अच्छा किया, उनके आर्गुमेंट ये है कि हुकूमत तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने कभी भी नहीं बनाकर देनी थी। नंबर 2, ये इंतहाई मुतनाज़े इलेक्शन है जो होने से पहले ही बहुत सारे तनाज़ात में फंस गए हैं। नंबर 3 यह है कि कश्मीरी अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जुल्म और जबर हो रहा है और इलेक्शन के नाम के ऊपर चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात अपने आप को इलेक्शन से बाहर करती है तो पूरे के पूरे इलेक्शन और उसके सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ खड़े होना चाहिए और इक्तदार की सियासत नहीं करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि किसी भी इलेक्शन का कभी भी सियासी जमात को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उनका आर्गुमेंट यह है कि अवामी नुमाइंदगी बिल्कुल सिफर हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो जाती है। तो जो 4 सीटें उन्होंने जीतनी है वो भी उन्हें नहीं मिलेंगी और उन जमातों को मिल जाएगी, या फ्री हैंड मिल जाएगा उन जमातों को जो इक्तदार पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म की जो है वो दूसरी तरफ की आवाज है। तो मेरे ख्याल में दोनों लोगों की बात में लॉजिक है, तो वक्त साबित करेगा कि फैसला ठीक था या गलत था। लेकिन मेरे ख्याल में इन इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब इलेक्शन पे पैसे जाया करने की बजाय ना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान और अलीम खान, ये 4 बंदे बैठे और आपस में सीटें तकसीम कर लें। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले को भी बैठा लें साथ, तो आपस में सीटें तकसीम कर लेंगे, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी, और अपने वजारतें और वजारतें आला और ये सारा तकसीम कर लें। इतना पैसा क्यों खर्च करना है इलेक्शन पे, जब पूरा का पूरा इलेक्शन एक ही जमात लड़ रही है। ये सारे एक जमात हैं, यानी आईपीपी भी वही है, पीपल्स पार्टी भी वही है, पीएमएल-एन भी वही है, तो फजल रहमान भी वही है। अब इनके तो इंटरनल इलेक्शन हो गए ना, बाहर से तो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। इनके खिलाफ तो ना कोई अवामी पॉलिटिकल पार्टी है और ना इनके मुकाबले में कोई इलेक्शन हो रहा है। लिहाजा ये तो वन साइडेड है। तो आपने अगर आपस में इलेक्शन लड़ना है तो लड़ने की बजाय घर में बैठ के आप फैसला कर लें, सीटें आपस में आप बांट लें, ताकि कौम का पैसा भी बच जाए और पाकिस्तान का और कश्मीरियों का वक्त भी बच जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है। फैसला किस तरह का आने वाले दिनों में पता चलेगा। सोहेल अफरीदी साहब का यह पता चला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कौमी कॉन्फ्रेंस जो थी जेलों में इस्लाहात के हवाले से, वैसे ये मजाक ही किया गया पाकिस्तानियों के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए था और कॉन्फ्रेंस करवाने वालों को शर्म आनी चाहिए थी कि क्या करने जा रहे हैं वो। यानी कोई पाकिस्तान में जेलों की हालत है जो आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कैदी पाकिस्तान का इमरान खान है जो साबिक वजीर आजम है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने जेल में होने के बावजूद वोट दिए। 8 महीने से आपने उसकी मुलाकात बंद की हुई है, उसकी आंख आपने ज़ाया कर दिया, इलाज आप उसको सही तरह करवा नहीं रहे, हर चीज पे आपने शिद्दत से पाबंदी लगाई हुई है। हर हफ्ते वहां पे एहतजाज होता है और आप कह रहे हैं जी अब जेलों के अंदर इस्लाहात लेकर आते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको इस्लाहात नहीं कहते। उधर जो झूठी कहानियां सुनाई हैं सबने अपनी अपनी, मेरे साथ ये हो गया, मरियम नवाज ने कहा जी मेरे साथ वो हो गया, जो झूठ बोल बोल के ये जब बोलती है झूठ बोलती है। मरियम नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी खातून को इतना झूठ बोलता हुआ नहीं देखा जितना मैंने मरियम नवाज को बोलते हुए देखा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कभी किसी खातून को झूठ बोलते हुए नहीं। खवातीन झूठ बोलती है ना, पकड़ी जाती है नॉर्मली, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कहां कहां प्रॉपर्टियां निकल के आ गई। आप देखें कैसा झूठ टका के बोला था। फिर कैलबी फोंट आ गया, उसके ऊपर झूठ बोल दिया। जेल की कहानियां, फ्राई पान से कपड़े इस्त्री कर दिए, झूठ बोल दिया। और जनाब मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। वो मैंने वीडियो खुद देखी अपनी आंखों से,
मैं तो हैरान हो जाता हूं जैसी सहूलियात इनको मैसर थी। यहां कौम को ये रोज हो गया, अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं। बहुत ही अजीब लोग हैं, बहुत अजीब तरीन लोग हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने वहां पे इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाई, लेकिन देखें तरीकाकार क्या था। एक बात नादरीन आपको जरा मैं समझा देता हूं। इमरान खान से मुलाकातों का एक दिन नहीं है, सिर्फ मंगल नहीं है जब बहनें जाती हैं, 2 दिन है, एक मंगल एक जुमेरात। मंगल को बहनों का दिन था, फैमिली का दिन था, और जुमेरात को पार्टी का, दोस्तों का या वकला का दिन था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल को क्योंकि बहनों ने आना था, तो मंगल आज भी वहां पे एहतजाज होता है, धरना दिया जाता है। यानी जो बहनों की ड्यूटी है, बहनें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और वो हर मंगल को आती हैं। लेकिन जो पार्टी की ड्यूटी थी कि हर जुमेरात को उन्होंने भी आना था, तो जुमेरात को आप देखें वहां कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता। सुहेल अफरीदी चंद हफ्तों तक, यानी 10-12 हफ्तों तक गए जुमेरात को, उसके बाद अब कोई भी नहीं जाता, कोई और जाता ही नहीं है जुमेरात को। यानी आज जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनें इमरान खान के साथ वफादार नहीं है या वो खराबी पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ एक बात सोचें कि बहनों के दिन पे बहनें पहुंचती हैं मंगल वाले दिन, लेकिन पार्टी के दिन पे पार्टी नहीं पहुंच रही अब जुमेरात वाले दिन, या बाकी लोग नहीं पहुंच रहे अब जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, कौमी कॉन्फ्रेंस। तो सुहेल अफरीदी साहब को करना पता क्या चाहिए था? उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था अडियाला जेल, सुबह 11 बजे 12 बजे, 2 घंटे कम से कम उनको जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, और वहां से उनको वापस जाना चाहिए था कौमी कॉन्फ्रेंस में, और वहां खड़े होकर उन्हें कहना चाहिए था, जी मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मेरी पार्टी का सरबराह और साबिक वजीर आजम और हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर बंद है, और मैं ये अदालत का ऑर्डर लेकर गया था। इस ऑर्डर में लिखा है कि मुलाकात करवाई जाए मेरी। तो चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको बताने आया हूं कि मैं वहां 2 घंटे आज भी खड़ा होकर आया हूं, और लगभग 2 दर्जन मरतबा मैं पहले भी जा चुका हूं, 20 एक मरतबा तो मैं गया हूं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जेल इस्लाहत तो बाद की बात है, पहले आप मेरी मुलाकात का हुक्म जारी करें। यह होना चाहिए था। तरीकाकार है ना, फंसाना है आपने उनको, ऐसे फंसाए। तरीका होता है आप कहें जी मैं अभी होकर आया हूं, ये देखें मेरी हालत, ये मेरे हाथ में, आप कानूनी कागज चेक करें, ये अदालत का हुक्म है, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, इमरान खान से मिलने गया था, अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूतों के नोक के ऊपर रखा, मेरी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, बताया मैं किधर जाऊं? आप यहां पे जेल की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वहां एक मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये वजीर आला सामने बैठी हुई है आपके। तो सुहेल अफरीदी को अगर मैनेज करना था ना, तो इस तरीके से एक्सपोज कर देते। नादरीन, आजकल ना ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिंध ताश मुआहदे के बारे में अभी भी पता चला है, शायद पहले इन्हें पता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सिंध ताश मुआहदे की हसासियत का ऐसा लगता है इन्हें आज से पहले पता ही नहीं था। हालांकि हम कई महीनों से बता रहे हैं कि इंडिया आपके पानी पर कब्जा कर रहा है। भारत ने जब सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का बयान दिया था, जब ऐलान किया था, तो ये खामोश थे। जब उन्होंने पानी पर कब्जे का काम शुरू किया, ये खामोश थे। वो डिजाइन बनाते रहे, ये खामोश थे। वो कब्जा करना शुरू हो गए, ये खामोश थे। अब उसके ऊपर तेजी से काम जारी है और काम मुकम्मल करने की तरफ वो जा रहे हैं, तो इन्होंने रोला डाल दिया। इन्होंने रोला डाला तो क्या इनकी नीयत है पाकिस्तान में जो पानी का मसला उसको हल करने की? तो जो मौजूदा बजट आया ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो बजट आया, वो बजट बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी नीयत है पानी के मामलात पे, या पानी की जो किल्लत पैदा होने जा रही है उसको ठीक करने पे कितनी इनकी नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध ताश मुआहदे का नाम जो है ना, अपनी मशहूरी के लिए ले रहे हैं। ये सिर्फ इस मुआहदे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई नया एडवेंचर करके कोई तवज्जो हटाओ पॉलिसी करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है ये। अगर ये सीरियस होते ना, तो मौजूदा बजट में पानी के सेक्टर में जो फंड्स है ना पाकिस्तान के बजट में, उनमें 27% मजीद कटौती कर दी गई है, यानी बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया। जितने पुराने आबी मंसूबे हैं उनको फंड्स की फरामी बहुत हद तक बंद है, और कोई एक भी नया मंसूबा पानी की बचत के हवाले से इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, हुकूमती इदारों ने जो डिमांड की थी पैसे की, उससे भी 42.5% कम रकम मुख्तस की गई है। मारीन का कहना है कि कम से कम 500 अरब हर साल इस मसले पे पाकिस्तान को खर्च करना चाहिए, जबकि इन्होंने बजट में रखा है 103 अरब, यानी लगभग 20% पैसा रखा है, और 80% पैसा इसमें कम रखा है। अगर इसी तरह से ये फंड देते रहे ना, और यही सिलसिला चलता रहा, तो याद रखिएगा माहिरीन के मुताबिक भाषा डैम 46 साल में, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 65 साल में, और कच्ची कैनाल अगले 100 साल के बाद या 1 सदी के बाद जाकर बनेगी। यह है नादरीन इनकी
संजीदगी। कहानियां आप इनकी सुन लें, जितनी मर्जी आप इनकी कहानियां सुन लें। नादरीन, एक और किस्सा आया, साबिर शाकिर साहब ने यह खबर दी है, खबर यह भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। ये मलका आलिया पंजाब की, साबिर शाकिर साहब कहते हैं, तो वो आप जानते हैं कौन है मलका आलिया, टिकटॉकर कौन है। उन्होंने कहा जी उसके फ्लीट के अंदर एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ BMW 2016 मॉडल। गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है रिंग रोड पे, ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, बाहर निकल गया, गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी इनके अब्बा जी को बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ BMW। तो जनाब जो एस नवाज मोटर्स है उनको कहा गया कि दूसरी गाड़ी दो अब हमें। उन्होंने कहा जी हमारा तो कसूर ही नहीं है, हम क्यों दे आपको दूसरी गाड़ी। तो फिर फौरी तौर पे 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए और फिर फेंटा भी लगाया गया। बल्कि इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 2 बंदे भी उठा लिए गए। अब वो जो बंदे हैं ना, उनके वालिदैन अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वो बेचारे मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमारे बंदे रिहा करवाए जाए, और सहाफ़ियों से कह रहे हैं मदद की अपील है आपसे, मेहरबानी करें, ये बहुत ताकतवर ख़ानदान है, हम किधर फंस गए। ये है नादरीन सूरत हाल। देखिए मरियम नवाज का वो जो जुमला था ना, वो तो मैंने सुन लिया था, आपको भी सुनवा दिया था, खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस जुमले से भी ज़्यादा खौफनाक एक और चीज़ थी उस वक्त, वो मैंने पहले तवज्जो नहीं दी, मैंने बाद में सुना तो मुझे आइडिया हुआ। देखिए ये जो जुमला था ना, ये एक औरत का जुमला था। वो ज़ाती तौर पे शरीफ खानदान के इतनी करीब है, उनको लोग कहते हैं कि वो मुलाजमा है मरियम नवाज की, मुलाजमा लोग उन्हें कहते हैं कि वो नौकरानी है मरियम की। और लोग ये कहते हैं कि वो बहुत खादमाओं की तरह, कभी बैग उठा लिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, बहुत खिदमत गुजार है, तो वो कुछ भी करे तो जायज़ है, समझ आती है। लेकिन जब उसने कहा ना कि जहाज़ की बात करते हैं, ख़रीदा है भाई, उसके बाद जो कह लगे ना हॉल में, पाकिस्तान के गरीबों का कैसा मजाक उड़ाया इन सब ने मिलकर। ये फार्म 47 के ऊपर जो जाली लोग मुसल्लत किए गए, ये इस काबिल समझते हैं कौम को। खरीदा है भाई जहाज, उसके बाद सारे हंस रहे थे, कह लगा रहे थे। तो ये जो कह थे ना, इन्होंने मेरे ख्याल में असल काम इन्होंने किया है, और ये असल तस्वीर है इस जमात की कि इनको बिल्कुल परवाह नहीं है पाकिस्तानियों की। नाज़रीन, जो वकील जिसने मारंग बलोच साहिबा के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्चुअली तो मारंग बलोच की तरफ से पेश हुए थे वो, बाकी वकला ने मना कर दिया था, जबकि मारंग बलोच ने कहा था जी कि मैं कोई वकील नहीं करना चाहती। तो सरकार ने फिर आपको पता है कि अपनी तरफ से एक वकील फराम किया ताकि मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा दी जा सके। तो वकील सैयद इकबाल शाह एडवोकेट ये पेश हो गए थे। अब इन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल खुजदार तैनात कर दिया गया है। 3 लाख से जायद इन्हें अलाउंस मिलेगा। तो एक तो मेहरबानी होगी इनके ऊपर, दूसरा मुझे कोई दोस्त वहां पे ये कह रहे थे कि शायद इनको मुस्तकबिल में कोई जज वज भी बना दिया जाए, इसके भी इम्कानात बन रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अभी इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। खबरें और बहुत सारी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन